आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पटवार भर्ती 2025 का पेपर सॉल्यूशन शिफ्ट फर्स्ट है। ये जो इसका पेपर 11 अगस्त मतलब आज हुआ था सुबह, जिसमें हम गणित के प्रश्न हल करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, फिर आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। प्रश्न है गणित का पहला प्रश्न। वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे। अब ये जो छात्र थे ये 2023 में थे, तो इसको अपन पी मान लेंगे, मतलब पहले जो वैल्यू थी वो पी है। छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% की दर से बढ़ रही है। प्रतिशत है, इसका मतलब ये दर है, आर का मान है। तो वर्ष 2025 में, अब 2023 के बाद में 2025 का हमें निकालना है, मतलब 2 वर्ष का यहाँ पे अंतर है। तो यहाँ पे जो समय है जिसको हम एन से लिखेंगे, तो समय यहाँ पे है 2 वर्ष। अब हमें पूछा गया है कि 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे। तो इसका एक सूत्र है, वो है ए बराबर P1 प्लस R बटा 100 और उसकी घात लग जाएगी n। ए का मतलब है बाद वाली वैल्यू निकालें, पी का मतलब जो पहले वैल्यू है ना। तो पी का मतलब है यहाँ पे पहले विद्यार्थी छात्र कितने थे, 5000 थे, तो 5000 रख दिया प्लस एक प्लस आर, आर का मान है 24 और बट्टे में 100 और एन का मान है यहाँ पे 2। कैसे आया, 2023 के बाद 2025 का निकालना है। तो 5000 का 5000, अब हम लसब लेके हल करेंगे तो 100 का 1 से गुणा हो जाएगा 100, 100 प्लस 24 हो जाएगा 124। तो 124 बट्टे में कितना आ गया 100 और इसकी घात कितनी है 2 है। इसकी घात 2 है, इसका मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो 5000 के गुणा में आ जाएगा 124 बट्टे में 100 और गुणा 124 बट्टे में 100। अब हम काटा पीटी कर देते, 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गए, ठीक है, और 5 से भी कट गया, ये 5 का इसमें एक बार और 10 में गया 2 बार, और 2 से ये एक बार और 2 से 124 कटेगा 6 और 2 62 बार। और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 124 का गुणा करना है 62 से। तो 124 का 62 से गुणा कर देते हैं। 124 का किससे गुणा करना, 62 से। 2 से गुणा करेंगे तो 124 का डबल हो गया 248। 6 का करेंगे 624, हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 13 14, हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7। तो 8, 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 7। तो आंसर आ गया 7688। तो इस प्रश्न का जो आंसर है फाइनली वो है ऑप्शन नंबर बी, 7688। तो ये प्रश्न आपको इस प्रकार से करना था, 7688, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, बेचने का मतलब है ये हमारा एसपी है, ये कितना क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस है। एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है, लाभ का मतलब है ये प्रॉफिट है। दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा सीपी, क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है, 15 रुपये का है, एसपी कितना है 100 है, सीपी हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो माइनस का सीपी इधर आके प्लस का सीपी हो जाएगा, 100 का 100 प्लस का 15 उधर भेज देंगे, माइनस का 15 हो जाएगा। तो सीपी बराबर 100 में से 15 गया, कितना आ गया 85, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे में 100। लाभ दिया हुआ है 15 रुपये का, क्रय मूल्य भी हमने निकाल दिया 85 और गुणा कर देंगे हम 100 से। इसको करते हैं काटा पीटी। तो 17 का भाग गया 85 में 5 बार, सॉरी 17 से नहीं कटेगा ये, इसको 5 से काटना पड़ेगा। तो 5 से कटा 15 3 बार और 5 से ये कटा 85 17 बार। अब ये नहीं कटेगा, तो 3 का 100 से गुणा कर दिया 300 और बट्टे में आ गया 17। अब 300 में हमें 17 का भाग देना है। तो देखिए बटे में 2 ऑप्शन है 17 वाले, यहाँ पे ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तो भाग करके देखना पड़ेगा। तो 17 एकम 17, 30 में से 17 गए, शेष पल 13, 0 का 0, 17 7 119 और शेष पल 11। अब इसको मिश्र भिन्न बनाएंगे तो सबसे पहले जितनी बार भाग गया वो आगे आएगा,
और शेष पल ऊपर आएगा और भाग जिसका भाग दिया वो नीचे आ जाएगा। तो आंसर है 17 से 11/17%। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको इस प्रकार से प्रश्न को हल करना था। अगला प्रश्न है, ये गणित में भी मान सकते हैं और रीजनिंग में भी मान सकते हैं। वैसे ये रीजनिंग का प्रश्न है पर गणित में मैंने ले लिया तो आपको समझा देते हैं। निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके कोणों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए कोणों को आरोही क्रम का मतलब है सबसे कम कोण, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो त्रिभुज में कितने कोण होंगे? 3 भुजाएं 3 कोण हो जाएंगे। 10 भुज में 10 कोण होंगे। चतुर्भुज में 4 कोण होंगे। सप्तभुज में 7 कोण। छठभुज में 6 कोण और पंचभुज में 5 कोण। अब आरोही का मतलब सबसे छोटी संख्या पहले आनी चाहिए। तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर कौन कौन से ऑप्शन में? ए में भी है, सी में भी है और बी में भी है। फिर आएगा चतुर्भुज 6 नंबर। तो 6 नंबर ए और सी में, इसका मतलब बी ऑप्शन तो कट हो गया। फिर चतुर्भुज के बाद में पंचभुज 5 नंबर आएगा। तो 5 नंबर ए और सी दोनों में है। पंचभुज के बाद आएगा छठभुज मतलब 3 नंबर। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि रुपये आर को ए और बी के बीच A/B अनुपात C/D के अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो सबसे पहले जो अनुपात दिया हुआ है उसको हम सरल कर देते हैं। तो अनुपात है A/B और अनुपात है A/B अनुपात C/D। इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ BD से गुणा कर देते हैं। तो इसको हमने BD से गुणा कर दिया है और इसको भी हम दोनों को BD से गुणा कर देते हैं। तो B से B तो कट जाएगा, यहाँ आएगा AD अनुपात, यहाँ D से D कट जाएगा, यहाँ आएगा BC। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, इसको सरल अनुपात बनाने के लिए इसका इधर और इसका इधर गुणा कर दीजिए। अब ये जो है ये AD अनुपात BC जो है ये A और B के बीच में अनुपात है रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है A को कितनी राशि मिलेगी। तो A को राशि कितनी मिलेगी? सबसे पहले A का अनुपात ऊपर आएगा, नीचे आएगा अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग आ जाएगा AD प्लस BC और गुणा कुल रुपये कितने हैं? R है। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ADR बटे में AD प्लस BC। ये हमारा फाइनल आंसर है जो A को राशि मिलेगी। तो ये ऑप्शन नंबर है अपना A। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, ADR बटा AD प्लस BC। तो इस प्रकार से करना था, आसान प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योग में प्रत्येक स्टार किस अंक को दर्शाता है? ये प्रश्न रीजनिंग में भी मान सकते हैं और गणित में भी आप मान सकते हैं इसको। वैसे रीजनिंग का ज़्यादा है ये प्रश्न, फिर भी मैंने गणित में ले लिया। देखिए स्टार की जगह क्या आएगा, तो आपको सारे ऑप्शन ट्राई करने हैं। सबसे पहले हम 7 को ट्राई करते हैं। तो जहाँ स्टार है वहाँ 7 लिख लेते हैं। तो स्टार 2 है तो ये 7 2 हो जाएगा। फिर स्टार है तो उसकी जगह 7 हो जाएगा। फिर 1 स्टार है तो 1 7 हो जाएगा। फिर स्टार 0 है तो 7 0 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ने पर जो है 1 7 7 आना चाहिए। तो 7 और 7 14 15 16, इकाई अंक 6 आ रहा है, जबकि यहाँ इकाई अंक 7 है। तो इसका मतलब 7 तो हो गया नहीं। 8 चेक करते हैं, स्टार 8 है तो 8 2 हो जाएगा। फिर स्टार है तो 8 हो जाएगा। फिर 1 स्टार है तो 1 8 हो जाएगा। फिर स्टार 0 है तो 8 0 हो जाएगा। इन सबको जोड़ देते हैं और जोड़ने पर आना चाहिए 188। तो 8 और 8 16, 16 और 17 18, हासिल का 1। 8 रिंग 9 1 10, 10 9 18। तो इसका मतलब दोनों यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, 3 वर्ष के अंत में 20,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 7,200 रुपये है। 3 वर्ष के लिए 20,000 जो राशि है, ये यहाँ पे समय है, यहाँ पे ये समय हो जाएगा T और ये P है मूलधन और ये है SI सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रश्न पूछा गया है, समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब हमें वही अवधि लेनी है, मतलब वही समय 3 वर्ष लेना है, समान राशि मतलब 20,000 रुपये लेने और समान दर। अब दर पता नहीं, हमें पहले दर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं SI का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट है 7,200, P का मान है 20,000, R पता नहीं है और समय कितना है 3,
और बटे में आ गया 100। अब काटा पिटी कर देते, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और फिर ये 2 जीरो से और 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे आया 72 बराबर में 3 गुना 2 6 आर। अब 6 आ जाएगा भाग में, तो आर बराबर 72 में 6 का भाग लगेगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आर कितनी आ गई, 12% आ गई। अब हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा ए, अमाउंट ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 और पावर टी या एन लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब P का मतलब है प्रिंसिपल जो कि 20,000 है, 1 + R अभी हमने निकाला 12 है, बटे में 100। एन का मतलब है समय, समय कितना है 3 वर्ष है, तो 20,000 गुणा, अब 100 1 से गुणा हो जाएगा 100, 100 + 12 हो जाएगा 112 बटे में 100, और घात 3 है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 112 बटा 100 और 112 बटा 100। ठीक है, 3 बार हमने लिख दिया। अब काटा पिटी कर देते, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 2 जीरो से और 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब इन सब का गुणा कर देते हैं और 2 अंक के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो सबसे पहले 112 का 112 से गुणा कर देते हैं, तो 112 का 112 से गुणा कर देते हैं पहले तो 100 + 12 लिख सकते हैं हम। तो 112 का 112 से मैं गुणा कर रहा हूँ, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000। 1200 गुणा 2 4 2400, 12 का स्क्वायर 144, तो 4 4 5 2 और 1, ये हमारा आंसर आ गया है 112 का 112 से गुणा। ठीक है, अब हम इसको 112 से और गुणा कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 250, 1 से करेंगे 4 4 5 2 और 1, फिर और करेंगे 4 4 5 2 और 1, जोड़ देते हैं 4 8 और 4 12, 4 4 8 1 9, 5 5 10 और 4 14, 2 2 4 5 9 1 10, 2 1 3 1 4 और 1 का 1। फिर इसको हम वापस किससे गुणा करेंगे, 2 से, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 49, और 2 से गुणा करेंगे 98, फिर 0 14 दूनी 28 और 2 अंक के बाद लग जाएगा पॉइंट। तो ये आ गया 28,098.56, ये हमारा आंसर आ गया अमाउंट का। ठीक है, ये किसका आंसर आ गया, अमाउंट का। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है CI, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है A - P। तो A का मान कितना आया, 28,098.56 और माइनस कर देंगे 20,000, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 8,098.56 रुपये। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन टफ है, फिर भी अध्ययन बोर्ड ने ऐसा प्रश्न दिया। अध्ययन बोर्ड हमेशा ज़्यादातर कैलकुलेशन हार्ड ही देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया जा गया और यही प्रक्रिया 2 बार और की गई। तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत कितना है। तो मान लेते हैं कि दूध पहले कितना था, 1000 लीटर था। ठीक है, ये मैंने मान लिया है। अब इसमें से क्या किया, 20% दूध जो है उसकी जगह पानी मिला दिया। 20% दूध हटा दिया तो पीछे कितना दूध रहा, ये फर्स्ट स्टेप है ना। 20% हमने दूध हटा दिया है, पीछे दूध कितना रहेगा, 80%। और 80% किसका रहेगा, 1000 का। तो 1000 का 80% निकाल देते हैं, तो 80/100 गुणा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 80 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 800। अब हमारे पास में जो है 800 लीटर दूध है ना, 800 लीटर है ये दूध है। सेकेंड स्टेप में वापस यही प्रक्रिया दोहरानी है। इसमें से 20% दूध को निकाल देना, उसकी जगह पानी मिला देना। तो अब वापस जो उसमें दूध है वो कितना रहेगा, 80%। तो 80% किसका निकालेंगे हम, 800 का निकालेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 गुणा 8 800, 8 × 8 64 हो जाएगा और 0। तो इसका मतलब अब दूध, शुद्ध दूध कितना है, 640 लीटर है। तीसरा स्टेप, और वापस इसमें से 20% दूध निकालेंगे, पीछे कितना रहेगा, 80%। तो 80% निकाल देते हैं किसका, 640 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 8 32, हासिल का 3, 8 6 48 और 3 51। ठीक है, तो अब जो दूध रहा है लास्ट में, जो दूध है वो कितना है, 512 है। अब शुद्ध दूध का प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे,
तो लास्ट में दूध कितना है 512 है, ठीक है। और शुरुआत में कितना था 1000, और गुणा किससे करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक जीरो नीचे रहा है, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ गया 51.2%। ये तीसरी बार प्रक्रिया करने के बाद में जो है मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत है। तो इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त की त्रिज्या एक मान लेते हैं कैपिटल आर और एक मान लेते हैं स्मॉल आर। इन दोनों का योग कितना है 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उनकी परिधि में अंतर 44 है। परिधि का सूत्र होता है 2πr, ये बड़े वर्त की हो जाएगी, और -2π स्मॉल आर। दोनों वर्त की परिधियों का अंतर ले लिया है 44, ठीक है। अब इसमें दोनों में जो कॉमन है वो है 2π कॉमन है, और पाई का मान रख देते हैं 22/7, और पीछे रहेगा ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर में 44। अब 2 गुणा 22 करेंगे 44, 44 से 44 कट जाएगा, 22 गुणा 2 44, 44 से 44 कट गया। तो यहाँ पे रहेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, उधर एक रहेगा, एक का 7 उधर वजर गुणा हो जाएगा, 7 बन जाएगा। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, 1 प्लस क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। 1 प्लस 2 करेंगे ना, तो माइनस का आर प्लस का आर तो कट जाएगा, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर हो जाएगा कैपिटल 2R, और 75 और 7 हो जाएगा 82, 2 जाएगा भाग में, और 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 41 सेंटीमीटर। तो एक जो त्रिज्या है वो 41 आ गई, तो दूसरी आ जाएगी 34। तो इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दूसरी जो स्मॉल आर है वो कितनी आएगी 34 सेंटीमीटर आएगी। वो समीकरण 1 या 2 से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में हैं। तो एक को R1 मान लेते हैं और एक को R2 मान लेते हैं। तो R1:R2 जो है वो 2:1 है, ठीक है। बटे में भी लिख सकते हैं। अब इनके आयतन बराबर है, ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात करना है। तो H1/H2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले शंकु का जो आयतन है उसका सूत्र होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, ये पहले का हो जाएगा। दूसरे का 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2, ठीक है। अब 1/3 पाई से 1/3 पाई तो कट गया, तो फाइनली H1/H2 निकालना है। तो H1 के नीचे H2 आ जाएगा, उधर बचेगा R2 का स्क्वायर और नीचे चला जाएगा R1 का स्क्वायर। तो R2/R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। R2 का मान है 1, या फिर यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं R2/R1, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। 1/4 को हम 1:4 भी लिख सकते हैं, और ये अनुपात हो जाएगा H1:H2, मतलब इनकी ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा। तो फाइनली इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, x y से 6 गुना बड़ा है। ये x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं, ठीक है। बड़ा कौन है, x से। किससे बड़ा है, y से। तो y मान लीजिए 1 है, तो ये कितना है, ये 6 है, क्योंकि 6 गुना क्या है, बड़ा है। वह प्रतिशत जिससे y जो है x से कम है। अब प्रतिशत ज्ञात करना है जब y जो है, या फिर प्रश्न ऐसे पूछा गया y जो है x से कितना प्रतिशत कम है। तो y और x के बीच में अंतर कितने का, 5 का है, तो 5 ऊपर आएगा, ठीक है। किससे पूछा है, x से, तो x नीचे आएगा, और गुणा किससे हो जाएगा 6 से, सॉरी 100 से। अब काटापीटी करते हैं, इसमें 2 का भाग है 3 बार, इसमें 2 का भाग है 50 बार, ठीक है। अब गुणा करेंगे 50 गुणा 5 250, और बटे में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब बटे में 3 सारों में ही है, तो आपको भाग लगा के देखना पड़ेगा। 250 में भाग लगाते हैं 3 का भाग है 8 बार, 24, शेष बल 1, 0 नीचे आया, 3 3 9, शेष बल 1। अब जितनी बार भाग गया वो तो आएगा आगे, शेष बल आएगा ऊपर, और जिसका भाग दिया वो आएगा नीचे। तो y जो है वो x से 83 से 1/3% कम है। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य का मतलब है SP 800 रुपये से घटाकर 780 रुपये कर देता है, तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है। बढ़ेगी कब, जब 780 रुपये हो जाएंगे। अब हमें ज्ञात करना है पंखे का क्रय मूल्य, मतलब CP ज्ञात करना है, ठीक है। तो
हमें ज्ञात करना है हानि प्रतिशत में अंतर। तो हानि प्रतिशत में जो अंतर है ना वो कितना है, 2%। इधर हम 2 लिखेंगे। अब हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटा करी मूल्य गुणा 100। लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब लॉस कितना होगा वो हमें पता नहीं है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। CP ज़्यादा होगा SP कम होगा तभी लॉस होगा, तो CP गुणा कितना हो जाएगा, CP माइनस SP बटा CP गुणा 100। ये लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला है। तो ये फार्मूला अपन यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले CP तो हमें पता ही नहीं है और SP कितना है, 780 है। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन ले रहे हैं क्योंकि ये इसमें 780 है ना, तब हानि ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम हानि माइनस कर देंगे। और नीचे है CP और गुणा किससे हो जाएगा, 100 से। ठीक है, अब ये है हानि प्रतिशत, ये है हानि प्रतिशत। ठीक है, पहली कंडीशन में। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन को माइनस करेंगे, जब वापस हानि प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे CP माइनस, अब विक्रय मूल्य कितना 800 है। ठीक है, ये मतलब पहले 800 था अब 780 हो गया, बट्टे में CP आएगा और गुणा किससे हो जाएगा, 100 से। और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब इसको हम हल करते हैं। देखो CP का 100 से गुणा करेंगे तो 100 CP और माइनस 780 और फिर डबल जीरो लग जाएगा और बटे में है CP। ये पूरा हल करके बता रहा हूँ मैं। तो CP का गुणा करेंगे 100 से तो 100 CP। ठीक है, और माइनस 800 और फिर डबल जीरो लग जाएंगे और नीचे आ जाएगा CP और बराबर में 2। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे ना तो 100 CP और 100 CP तो कट जाएंगे, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे ना। फिर पीछे जो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा माइनस का 778 3 जीरो और प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 80,000 और CP लस सब आके उधर 2 का CP से गुणा हो जाएगा। अब 80,000 में से 78,000 गया, कितना आ गया 2,000 और बराबर में कितना 2 CP। 2 चला जाएगा भाग में, फाइनली CP बराबर 2,000 में 2 का भाग गया कितनी बार, 1000 बार। तो फाइनली CP बराबर आ गया 2,000 रुपये। CP का मतलब है क्रय मूल्य और हमें वही ज्ञात करना था। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न है 4 वर्षों के लिए 2,000 पर 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर। साधारण ब्याज जो है उसमें अंतर कितने का है, 80 रुपये का। तो 4 वर्ष है, इसका मतलब ये तो हो गया टाइम, ये T है, ये T हो गया और ये है मूलधन और ये ब्याजों में क्या है, अंतर है, मतलब SI है, SI का डिफरेंस है। अब इनकी ब्याज दरें ब्याज दरों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक कैपिटल R मान लेते हैं और एक स्मॉल r मान लेते हैं। SI का जो फार्मूला होता है वो होता है PRT/100। ठीक है, यही फार्मूला अपन लगाएंगे। तो सबसे पहले P का मान तो है 2,000, कैपिटल R पता नहीं है और T जो है वो 4 वर्ष है, बटे में आ गया 100 माइनस वापस वही 2,000। अब R मान लेते दर स्मॉल r और समय वही 4 वर्ष है, बटे में 100 और इन दोनों ब्याजों का जो अंतर है वो कितना है, 80 रुपये है। ठीक है, अब इसमें 2,000 गुणा 4/100 तो कॉमन आ जाएगा। काटा पीटी भी कर सकते हैं अपन, इसमें काटा पीटी कर देते। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो यहाँ पे 20 गुणा 4 80 तो आ जाएगा कॉमन। पीछे कैपिटल R माइनस स्मॉल r रहा, बराबर में 80 80 चला जाएगा भाग में, तो इस कैपिटल R माइनस स्मॉल r 80/80 कितना हो जाएगा 1। तो ये जो है कैपिटल R माइनस स्मॉल r ये क्या है, ब्याज दरों में अंतर है। तो फाइनली इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है एक आयत का परिमाप 120 मीटर, यदि इसकी लंबाई और लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई को अपन मान लेते हैं x, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के ऊपर डिपेंड है, तो चौड़ाई मान लेते हैं x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x प्लस चौड़ाई कितनी है x, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र। परिमाप कितना 120 है। 2x प्लस x 3x, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6x बराबर में 120। अब 6 जाएगा भाग में, तो 6 दूनी 12 और 0, x का मान आ गया 20। x का मान 20 आया, इसका मतलब लंबाई तो आ गई 20 गुणा 2 40 और चौड़ाई आ गई 20। ठीक है, अब हमें क्या करना, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी 40, चौड़ाई कितनी 20,
40 का 20 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 और डबल 0, तो आंसर आ गया फाइनली 800 मीटर स्क्वायर। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कॉमन सेंस का, ये भी रीजनिंग का भी मान सकते हैं, गणित का भी मान सकते हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रति घंटे का मतलब है कि एक घंटे में ना, वो एक घंटे में जो है वो 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। और एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट भी हो सकता है, तो 60 मिनट में भी वो 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर में उसको कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा 6 मिनट। कितना मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेंगे उसको, ठीक है। अब प्रत्येक किलोमीटर के बाद, मतलब हर एक किलोमीटर के बाद में वो 5 मिनट आराम करता है। तो उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की यात्रा, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय कितना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि वो चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर गया, तो 1 किलोमीटर गया तो उसको कितने मिनट लगे, 6 मिनट लगे, ठीक है। अब 1 किलोमीटर गया, हर किलोमीटर के बाद में वो कितने मिनट का आराम करता है, 5 मिनट का। तो ये 5 मिनट का उसने क्या ले लिया, आराम ले लिया, ठीक है। फिर 5 मिनट का आराम लेने के बाद में 1 किलोमीटर और चलेगा, फिर वापस 6 मिनट लग जाएंगे उसको, ठीक है। और फिर वापस 5 मिनट का आराम करेगा वो। इसी प्रकार से वो जो है वो कितने किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा। तो 2 किलोमीटर चला गया, फिर वापस 1 किलोमीटर चलेगा, तो उसको वापस 6 मिनट लगेंगे। और 6 मिनट के बाद में वापस वो 5 मिनट का क्या करेगा, आराम करेगा, ठीक है। फिर वापस 1 किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर चलने में उसको 6 मिनट लग गए। और 1 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वो 5 मिनट का आराम करेगा। तो अभी तक वो 4 किलोमीटर चल गया, फिर 1 किलोमीटर और जाएगा। और 1 किलोमीटर जाने के बाद में, 1 किलोमीटर जाने में उसको कितने मिनट लगे, 6 मिनट लगे। अब वो आराम भली करे या नहीं करे, वो टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो अब इसमें सारा समय है वो जोड़ दीजिए। देखिए 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, तो 6 गुणा 5, तो कितने हो गए, 30 मिनट तो ये हुए जो उसने 1 1 किलोमीटर के हिसाब से लगाए। और आराम कितना किया, 1 2 3 4, 4 पंजे 20, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20 मिनट, 1 2 3 4, ठीक है। तो 30 और 20 कितने हो गए, 50 मिनट। तो उसको जो कुल समय लगेगा 5 किलोमीटर दूरी तय करने में, वो लगेगा 50 मिनट। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 रुपये में बेची। बेची का मतलब है ये है एसपी, ये है एसपी, ठीक है। इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई है, ये लॉस परसेंट है, ठीक है। उसने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी थी, मतलब सीपी हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 15% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 15% की क्या हो रही है, हानि। 15% की हानि का मतलब है कि अगर कोई वस्तु, मतलब सीपी अगर 100 रुपये है, तो उसको लॉस कितना हो रहा है, 15 रुपये का। तो वो एसपी मतलब बेचेगा कितने में, 85 रुपये में बेचेगा, ठीक है। ये हमने माना है ना। अब अपन प्रश्न के अनुसार चलते हैं, ठीक है। अगर 85 रुपये एसपी है, अगर 85 रुपये क्या है, एसपी, 85 रुपये अगर एसपी है, तो सीपी कितना है, तो सीपी 100 है, ठीक है। ये हमारे अनुसार है। और प्रश्न में है अगर सीपी कितना है, 10,200, एसपी सॉरी, अगर एसपी 10,200 रुपये एसपी है प्रश्न के अनुसार, तो सीपी कितना होगा, तो 100 बटे में आ जाएगा 85 और गुणा में आ जाएगा 10,200। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 17 का पार्ट आपको आना चाहिए। 17 पंजे 85, 17 से के 102 और डबल 0 आ गए। और 5 का भाग इसमें एक बार, 5 दूनी 10, 20 बार, और 20 का हम गुणा कर देंगे 600 से, तो 6 दूनी 12 और 3 जीरो आ गए। तो ये आ गया हमारा सीपी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से किया है, आप फॉर्मूले वगैरह लगा के भी कर सकते हैं। ये लास्ट प्रश्न है जो रीजनिंग का है, फिर भी मैथ में मैंने ले लिया है तो इसको भी अपन कर लेते हैं। तो निम्न आकृतियों को ध्यान से देखें और आकृति 3 में लुप्त संख्या को बताना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 है, 6 का जब वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 36। और जब 64 में से 28 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25।
और 36 में से जब 11 घटाते हैं तो भी कितना आता है, 25 आता है। इसी प्रकार से अपन 100 में से 19 घटाएंगे, कितना आएगा, 81। अब 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो 9 का वर्ग कितना है, 81। इसका मतलब यहाँ पे जो अंक आएगा वो 9 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के शिफ्ट फर्स्ट जो हुई थी पटवार एग्ज़ाम में, उसके ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़िया लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसके क्वेश्चन आंसर में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.